धन्यवाद सभी को। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर प्रकाश राव सर, जिन्होंने अपना मास्टर्स और पीएचडी होम्योपैथी में कर रखा है। सर का पीजी डिप्लोमा हो रखा है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में। और सर ने यूनिसेफ और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ में काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है। और सर को होम्योपैथी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए काफी सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। और सर को सीसीएच में 30 साल से अधिक का अनुभव है। और आज का सर का टॉपिक है आरोग्यता क्या है और निवारक क्या है। तो मैं प्रकाश राव सर का स्वागत करूंगी आज, और सर से रिक्वेस्ट है कि वो अपना टॉपिक शुरू करें आज का। ओके जी। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर सहानी साहब, सीनियर फिजिशियन है। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर प्रकाश राव हूँ। ये आज का क्या है, व्हाट इज क्यूर व्हाट इज क्यूरेटिव, ये टाइटल बहुत छोटा सा टाइटल है, मगर इसमें आर्गनान पूरा कवर होता है। मैं ये टाइटल इस वास्ते लिया हूँ कि क्यूर आर्गनान के हिसाब से, आर्गनान के स्टाइल से अपन जानते हैं क्या क्यूर है। ये वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड क्यों मॉडर्न साइंस में नहीं है, सिर्फ होम्योपैथी में ही यूज करा जाता है। क्या डिसीज क्यूर हुआ, डिसीज क्यूर नहीं हुआ, डिसीज क्यूर नहीं हुए तो क्या होता है, डिसीज क्यूर हुए तो क्या होता है। क्यों ये मॉडर्न डॉक्टर्स इतना गहरे में नहीं जाते हैं, क्यों होम्योपैथी डॉक्टर्स को ही इसका परवाह है, और इतना डिसीज क्लासिफिकेशन इतना अच्छा क्यों किए हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स, वो मॉडर्न साइंस में इसको कैसा यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। ये इसको क्लिनिकल रिसर्च में आता है ये सब्जेक्ट हमारे, इसको लिटरेरी रिसर्च बोलते हैं। लिटरेरी रिसर्च में क्या होता है, एक एक क्यूर का एक एक हिस्सा लेके उसको डिस्कस करना पड़ता है। हर एक लिटरेरी बुक में कहाँ से हम गैदर किए हैं वो भी स्टोर किया जाता है, वो भी नोट कर लिया जाता है, और उसका रीजन क्या है वो भी बताया जाता है। ओके जी, नाउ मैं मेरा स्लाइड्स, ये आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं मैडम जी? सर इसको विजिबल हो जाएगा, एक बार इसको खोलिए आप और स्लाइड शो पे डाल दीजिएगा बस। हाँ जी, हाँ जी, अटैच किया हूँ, देखिए जी शेयर किया हूँ, देखिए सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है मगर अभी पीपीटी खुली नहीं है। अभी पीपीटी खुला नहीं है। जी। ठीक। अब मैडम जी, नाउ अब दिख रहा ना मैडम जी? कैन यू सी? जी सर। यस। यस सर। क्या क्यूर क्या होता है, व्हाट इज क्यूर एंड व्हाट इज क्यूरेटिव। क्यूर जो है, क्यूर हेफारिज्म 5, 6, 7 या 8, इसका इसमें क्यूर क्या बताया जाता है, क्यूर इज अ डिसअपियरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। क्यूर यानी बिफोर कीपिंग द लाइफ फोर्स टू द फुल। अपना एफारिज्म नंबर 2 में क्या है, द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्यूर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट restoration of health, removal and annihilation of the disease on its whole extent, and the shortest, most reliable, most shortest, most harmless way on easily comprehensible principles. So ये क्यूर का एफारिज्म नंबर 2 में है। मगर एट द सेम टाइम ये क्यूर के वास्ते हानीमन ने क्या किया है, 72 to 104 एफारिज्म में क्यूर का डेफिनेशन देके व्हाट इज क्यूरेबल भी दिया है। मगर यूजुअली क्या होता है, इन अवर कॉलेज, कॉलेज के स्टडीज में ये पढ़ाई नहीं जाता है। ये क्यूर क्या है पढ़ाया जाता है, हाउ टू क्यूर क्रॉनिक डिसीज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज क्या है, वो भी पढ़ाया जाता है। मगर जो पहले जो सप्रेशन में आता, जो पैलिएशन में आता, जो डिसीज क्यूर में आता, हाउ टू मेक ए फिट होम्योपैथिक डॉक्टर, वो पढ़ाया नहीं जाता है। तो बाहर आके एक होम्योपैथिक डॉक्टर समझता है कि एवरीथिंग इज ऑन द अर्थ, एवरीथिंग इज क्यूरेबल। जो भी आया, या सिरोसिस ऑफ लियर, और हीमोफीलिया, और कैंसर्स, एनी डिसीज, डायबिटीज, ये सब हम क्यूर करते हैं, क्यूर करते हैं। वी फाउंड आउट मेडिसिन, ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर बोलना ये नॉर्मल ये है।
तो ये देख के एलोपैथिक डॉक्टर्स यूजुअली कहते हैं कि आप कैसा क्यूर कर सकते हैं ये इनक्यूरेबल केसेस को। ये हानीमन में भी 72 और 104 एफारिज्म में डिसीज क्लासिफिकेशन में व्हाट इज क्यूरेटिव, व्हाट इज क्यूर, और क्यूरेटिव मेडिसिन में क्या रहता है, डिसीज क्या है क्यूरेटिव वो भी बताया है। तो एक पार्ट बाय पार्ट मैं थोड़ा आई विल गिव माय लेक्चर। तो क्यूर इज परमानेंट रिमूवल ऑफ सफरिंग इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स एंड मॉडर्न डेफिनेशन इज रिमूवल ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। यही मॉडर्न मेडिसिन में क्या हुआ है, सपोज इन मॉडर्न मेडिसिन वो लोग ट्यूबरक्लोसिस को क्यूर करते हैं। वो ट्यूबरक्लोसिस को क्यूर करने में क्या करते हैं, दे हैव ए रिजमेंट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है उन लोगों के पास। वो ट्रीटमेंट है 3 महीने से 6 महीने तक। उससे स्टेफलो का ये ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया जो है नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव होने के बाद अगर उस पेशेंट में साइंस एंड सिम्टम्स डिसअपियरिंग फॉर मोर देन 3 मंथ्स 3 इयर्स, अगर साइंस एंड सिम्टम्स 3 साल तक नहीं है तो उसको क्यूर माना जाता है। मगर होम्योपैथी में वैसा नहीं है, परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स है, तो उसको होम्योपैथी में क्यूर कहते हैं। सो द वर्ड क्यूर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड क्यूरा विच मीन्स केयर, कंसर्न एंड अटेंशन। ये लैटिन वर्ड में क्या है, केयर, एक जो है पेशेंट का केयर, दूसरा जो है कंसर्न, उसका कंसर्न, एंड उसका अटेंशन। उसका मतलब क्या है, एक डॉक्टर ने सिर्फ दवा देना ही उनका काम नहीं है। द होलिस्टिक अप्रोच जो होम्योपैथी में यूजुअली एक्सप्लेन किया जाता है, होम्योपैथिक में होलिस्टिक अप्रोच क्या है, फिजिक्स, फिजिकल बॉडी, माइंड एंड स्पिरिचुअल, थ्री, ये 3 अंगों को लेके, 3 पार्ट्स को लेके पढ़ाया जाता है कि होम्योपैथी इज एन होलिस्टिक मेडिसिन। तो होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स ए पेशेंट इज नोन एज क्यूर। सब लोग समझते हैं कि बीमारी खत्म हो गया, नहीं, बीमारी खत्म नहीं हुआ है। बीमारी को दवा देना है, बीमारी पेशेंट को परहेज बोलना है, बीमारी पेशेंट का कंसर्न अटेंशन देना है, और ईच सिम्टम को नोट करना है। तब तक उन्हें टोटली नॉर्मल रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल डिसीज से नहीं होता है। रेस्टोरेशन मीन्स ब्रिंगिंग द फॉर्मर स्टेट ऑफ द बॉडी, तब तक वो नहीं होता है, इसको क्यूर माना नहीं जाता है। ए क्यूर इज ट्रीटमेंट दैट एलिमिनेट द डिसीज और इलनेस। क्यूर में क्या रहता है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, इसमें एलिमिनेशन ऑफ द डिसीज सच एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो काज कुछ भी होने दीजिए, वेदर इट इज बैक्टीरियल और नॉन बैक्टीरियल, it can also refer to state of being healed or restored to good health. Restoration to good health मतलब bringing the former state of body, जैसा बीमारी आने से पहले पेशेंट था वो स्टेट ऑफ द बॉडी को ले जाना है, restoration of the health. A cure can be substance or a procedure. इसमें क्या है, उसमें वो एक प्रोटोकॉल प्रोसीजरल रूल रहता है कि पहले बीमारी डायग्नोसिस करना, पेशेंट को एग्जामिनेशन करना, सिम्टम्स ले लेना, सिम्टम्स को एनालाइज करना, उसको रेपर्टराइज करना, रेपर्टराइज करने के बाद पेशेंट को दवा देना, वो दवा में फिर पोटेंसी सेलेक्ट करना, देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेलेक्ट करना, कॉम्प्लीमेंट्री सेलेक्ट करने के बाद कितने दवाएं कैसे कैसे चेंज करना, द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, उसके ऊपर से उसका बीमारी का इंटेंसिटी से उसका इंडिविजुअल रिएक्शन से डिपेंड होता है। वो उसके एक हिसाब से दवा देना पड़ता है। वो दवा देने के बाद वो पेशेंट जो है इम्प्रूवमेंट बताया जाता है। इम्प्रूवमेंट के बाद जब दवा विड्रा करते हैं उसके बाद फ्यू सिम्टम्स आते हैं, फिर वो फ्यू सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। तो क्यूर इज ए लेबोरियस प्रोसेस। इस पे क्या क्यूर होता है, क्या क्यूर करता है, ये कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। सपोज एक पेशेंट आया, कोविड का पेशेंट ही आया, कोविड को पेशेंट को आर्सेनिक दिए हैं, आर्सेनिक फर्स्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन दिए हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन देने के बाद भी वो पेशेंट को कोविड का असर इफेक्ट हो गया है, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन फेल हुआ क्या, नहीं। प्रिवेंटिव मेडिसिन जब अपन दिया गया है उसमें भी फेल होने का चांसेस रहता है, क्योंकि वो जीनस एपिडेमिकस से सेलेक्ट किया गया है। पेशेंट को वो सिम्टम्स ज्यादा होने के वजह से वो कंट्रोल करता है, मगर उसके डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स अगर सिम्टम्स आए तो पेशेंट को कोविड आया, तो पेशेंट को कोविड आया तो आर्सेनिक वर्कड अप टू सर्टेन एक्सटेंट देन फेल्ड, इट could not prevent the disease,
सो उसके वजह से जो सिम्टम्स तब प्रेजेंट है वो देख के मेडिसिन सेलेक्ट कर लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक काम नहीं किया, बेलोडोना वहां सिम्टम्स आए, बेलोडोना दिए हैं, 30 पोटेंसी के बाद some of the symptoms have been reduced. So whether to go for 200 potency or whether to go for बेलाडोना का कॉम्प्लिकेशन कालकेरिया कार्पू जाना है, वो फिजिशियन को भी मालूम नहीं रहता। जैसा जैसा इम्प्रूवमेंट होता है वैसा वैसा ऑटोमेटिकली ड्रग पिक्चर बाहर आता है। तो ईच सिम्टम एनालाइज करके वो एनालाइजेशन डे टू डे लाइफ में क्लिनिक साइड में, क्लिनिकल साइड या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किए तो या पेशेंट को ओपीडी में ट्रीट किए तो वो डे टू डे द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स वो चेंज होते रहते हैं। वो चेंज होने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट वो दवा सेलेक्ट किया जाता है। वैसा कितने दवा चेंज करते हैं होम्योपैथी डॉक्टर को भी एक एक्सपीरियंस के वजह से एक आइडिया रहता, मगर उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। बेलाडोना कालकेरिया कार के बाद रस्ताक्स भी आ सकता है या फिर आर्सेनिक आ सकता है। वो सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर डिपेंड होके रहता है। वो डिपेंडेंसी के वजह से दवाएं क्यूरेटिव क्या है समझ लेना पड़ता है। क्यूरेटिव इन ड्रग, व्हाट ड्रग दैट क्यूर्स वो भी जानना पड़ता है। व्हाट इज द डिसीज दैट इज क्यूरेटिव, अगर ये डिसीज अपन पैलिएशन करते हैं या सप्रेशन करते हैं, टेम्पररीली उसको मैनेजमेंट कर ले सकते हैं क्या, वो देखना पड़ता है। इसको बोलते हैं टोटल क्यूरेटिव अटेंशन। तो ये कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, डिसीज रहता है, डिसीज को थेराप्टिक्स बोलते हैं। वो थेराप्टिक्स में लिखा जाता है टाइफाइड को ब्रायोनिया, बेलोडोना, आर्सेनिकल, एसिड ऐसे सिम्टोमेटिक, ये सिम्टम से ये सिलेक्ट करना पड़ता, ऐसा रेपर्टराइजेशन करना पड़ता। मगर वो टाइफाइड फीवर या वो पर्टिकुलर ये कोविड का फीवर या कुछ वो मलेरिया फीवर है क्या, वो डिसीज क्लासिफिकेशन में कहाँ से आता, उसका मार्ग, उसका मायाजमेटिक अप्रोच क्या है। वो मायाजमेटिक अप्रोच में अगर वो डबल कॉम्प्लेक्स या वो ट्यूबरक्लोसिस हुआ, वो ट्यूबरक्लोसिस मायाजम एक और सोरा सिफिलिस साइकोसिस मायाजम साथ में है, तब वो इंक्यूरेबल केस होता है, उसको पैलिएट करना पड़ता है। ये समझा नहीं जाता, डिसीज का थेरेप्टिक समझा जाता है कॉलेज में। और बाहर आने के बाद जब उन्हें खुद वही उसी वास्ते है होम्योपैथी में एक कॉमन लैंग्वेज होता है, एवरी डॉक्टर इज हैविंग इज हिज ओन मटेरिया मेडिका। साइंस में वैसा चांसेस नहीं रहते हैं। साइंसेस में जो मटेरिया मेडिका आप यूज करते हैं, जो दवा आप और एक डॉक्टर देते हैं, वो दवाई मैं देना पड़ता, या चाहे बिफोर और आफ्टर। मगर होम्योपैथी में एक कॉन्सेप्ट है, हर एक डॉक्टर का एक मटेरिया मेडिका रहता है, हर एक डॉक्टर का एक स्टाइल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग रहता है। क्योंकि ये होम्योपैथी में पढ़ाया नहीं जाता है, तो होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करते हैं, वो बाहर आने के बाद अपना स्टाइल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक प्रिपेयर करते हैं। अगर उनका स्टाइल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में थोड़ा सक्सेस आया तो वो बहुत अच्छा वरिष्ठ डॉक्टर माना जाता है, अगर उसमें सक्सेस नहीं आया वो अच्छा डॉक्टर माना नहीं जाता है। उसी वास्ते पेशेंट को क्या, डॉक्टर फिजिशियन को क्या होता है, एक दफा कॉलेज से बाहर आने के बाद कंफ्यूजन स्टेट बहुत होके बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। दो कॉलेज करिकुलम में रहता है, डिटेल्ड ऑर्गेनान ऑफ, सपोज बीएचएमएस में डिटेल्ड स्टडी ऑफ ऑर्गेनान रहता है, और एमडी होम्योपैथी में तो टोटल डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, मगर वो प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन नहीं किया जाता है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया जाने से क्या होता है, होम्योपैथी एक ट्रेड, या मैं बोलता हूँ कि डायग्नोसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मगर होम्योपैथिक डॉक्टर बोलता है क्या हमारे उनको सिम्टम्स सिमिलैरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायग्नोसिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नहीं, वैसा नहीं है होम्योपैथी में। मेयर डायग्नोसिस इज नॉट सफिशिएंट। डिसीज को डायग्नोसिस करने से वो नॉमेनक्लेचर है, मगर पेशेंट अच्छा होना, पेशेंट का इंप्रूवमेंट होना, वो डिफरेंट है। तो मेयर डायग्नोसिस इज ओनली फॉर कन्विंसिंग द क्लिनिकल क्यूर, मगर क्लिनिकल क्यूर से ज्यादा भी मेंटली पेशेंट हैज टू बी क्यूर्ड, और साइकोलॉजिकली पेशेंट हैज टू बी क्यूर्ड, स्पिरिचुअली उनका स्टेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ आना चाहिए, उसी वास्ते उसको क्यूर कहते हैं।
वो होम्योपैथिक हॉस्पिटल में थियरी में पढ़ाया जाता है, मगर प्रैक्टिकल साइड होम्योपैथी पेशेंट को देख के टाइफाइड फीवर को कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना चाहिए, डायबिटीज कंट्रोल होने के वास्ते कितना टाइम होना चाहिए, या एपिलेप्सी कंट्रोल अटैक्स कंट्रोल करने के वास्ते कितना टाइम होना चाहिए, एपिलेप्सी में कंट्रोल कर सकते या क्यूर कर सकते, पैलिएट कर सकते, डायबिटीज में क्यूर, पैलिएशन, सप्रेशन और मैनेजमेंट ये पढ़ाया नहीं जाता है। क्योंकि तब तक आते हैं वो समझते हैं कि होम्योपैथी में डायबिटीज का दवा नहीं है, होम्योपैथी में एपिलेप्सी को दवा नहीं है, होम्योपैथी में आस्थमा को दवा नहीं है। दवा है मगर वो पैलिएट होता है डिसीज, ये भूल जाते हैं। और होम्योपैथी में आने के बाद होम्योपैथी डॉक्टर एक प्रेस्टीज इश्यू लेता है, हम इसको क्यूर नहीं कर सकते, क्यूर नहीं होता है वो डिसीज क्लासिफिकेशन में आता है, उसी वास्ते उसको क्यूरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। वो क्यूर होता या वो सप्रेस होता, पैलिएट होता या मैनेजमेंट होता। पैलिएशन, मैनेजमेंट, सप्रेशन ये भी हानि मन ने बहुत अच्छा डिस्कस किया है। और उसके बाद डिसीज क्लासिफिकेशन में डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज, मायोसोमेटिक डिसीज, सर्जिकली डिसीज, इनअप्रोप्रिएटली कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज, जो बीमारी कम होता, जो बीमारी कम नहीं होता, जो बीमारी पैलिएट होता, जो बीमारी सप्रेस होता, इसके बारे में भी हानि मन ने बहुत अच्छा डिस्कस किया। मगर ये कॉलेज में ऑन प्रैक्टिकल साइड पढ़ाया नहीं जाता। तो होम्योपैथिक डॉक्टर सोसाइटी में आने के बाद कंफ्यूज होके एक 5 साल से 10 साल अपना टाइम हार्ड वर्क सब गुजार के देन ही लर्न्स हिमसेल्फ द टोटल ऑल द मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। और एक एक होम्योपैथिक डॉक्टर को एक एक स्टाइल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रहता है। उसके बाद वो लोग स्पेशलिटी में जाते हैं, उसके बाद वो नाम कमाते हैं। वैसा होम्योपैथी का लाइफ जिंदगी गुजारना पड़ता है। मगर कोई भी कॉलेज में पढ़ा के एक साइंटिफिक होम्योपैथी को प्रोड्यूस करने वाले बहुत कम है। और साइंटिफिक होम्योपैथी प्रोसीजर जैसा एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, उन्हें आके बाहर क्लिनिक खोल लेता, उसके पास टाइफाइड फीवर आया तो उसके पास दवाएं रहते हैं, वो दवा वी हैव टू गिव सो एंड सो, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं डेवलपमेंट वो उसमें पड़ता है और उन्हें वो दवा देता। रेस्पॉन्स नहीं आया, कॉम्प्लिकेशन के वास्ते दवा देता। अगर उनके पास ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ही विल रेफर टू हायर इंस्टीट्यूट। होम्योपैथी में क्या है, देर इज नो रेफरेंस, नंबर वन, देर इज नो सीनियर जूनियर एटमॉस्फेयर, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर नहीं है। तीसरा जो है, अगर कोई होम्योपैथी दवा से केस को फेल किया फिर उसको सक्सेस करना भी सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर को मुश्किल होता है। क्रॉस कंसल्टेंसी हैबिट प्रोफेशनलिज्म होम्योपैथी में नहीं है। और क्या सर्जिकल डिसीज है, क्या क्यूर होता, अपन क्या होम्योपैथिक पेशेंट को एक्सप्लेन किए हैं, सी आप ये डिसीज ये कारण है, माइग्रेन के वास्ते टाइम होता है, माइग्रेन कैसा आता वो समझ लिए हैं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लिए हैं, 6 महीने ट्रीटमेंट दिए हैं। तो उसमें एपिसोड्स कितना देर कंट्रोल होते हैं, कौन सा दवा बदलना पड़ता है, नैट्रेम्यूर दिए हैं या ब्रोयोनिया देना है या स्पाइजिलिया देना है, सैंगुनेरिया देना है। अगर उसको अपन ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो एसओएस ट्रीटमेंट कैसा प्रिस्क्राइब करते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज क्यूर कर सकते या नहीं है, ये ऐसे डिसीजेस कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। तो उसी वास्ते होम्योपैथी डॉक्टर को बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और ये ही डिफरेंस है बिटवीन एलोपैथिक करिकुलम एंड होम्योपैथिक करिकुलम। करिकुलम में तो सब है, मगर कॉलेजेस में टीचिंग में होम्योपैथिक टीचिंग इज लिटिल वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। और एलोपैथिक टीचिंग ऐसा रहता है, पूरा उनको डिटेल दिया जाता है। जो एलोपैथी डॉक्टर आज सोसाइटी में फेल हो रहा है उसका लैक ऑफ नॉलेज से उन्हें फेल हो रहा है। मगर होम्योपैथी में फेल होता है उनको नॉलेज ही बताया नहीं जाता है, ये है डिफरेंस। तो ए क्यूर कैन बी सब्सटेंस ऑफ प्रोसीजर सच एज मेडिकेशन, सर्जिकल ऑपरेशन। देखिए केस आया, सपोज एक एक छोटा सा केस, कान का केस, कान दिए हैं उनको, 2-3 कान थे, 3 कान, तो 2 कान ठीक हो गए और एक कान इन्फेक्ट है। तो इन वो कान को अपन सूटेबली सर्जरी कर सकते क्या होम्योपैथिक डॉक्टर, वो सर्जरी करना उनका क्लिनिकल ओपीडी में होता है क्या,
वो सर्जरी किया तो वो टोटल क्यूर हो जाता है। सपोज एक इंजुरी है, वो इंजुरी इज बीइंग इन्फेक्टेड, उसको दवा दिए हैं, वो इंजुरी को अपन प्लास्टर भी डाल रहे हैं, प्लास्टर डालने के बाद पट्टी बांधने के बाद वो इंजुरी क्यूर हो रहा, उसको ओपन करके फिर क्या एक्सटर्नल ऑइंटमेंट या मेडिसिन अप्लाई करना है, जो होम्योपैथी में क्या एक्सटर्नल है अपने पास, कैसा अप्लाई करना है, वो आर्गनान का हिसाब किताब अकॉर्डिंग टू आर्गनान दे सकते या नहीं दे सकते, ये कोई भी नहीं बोलेगा, नहीं पढ़ाएगा। और एकदम एक मैगजीन में आता कि डायबिटीज कार्बंकिल, डायबिटिक फुट अल्सर हैज बीन क्योर्ड, क्या किए हैं, कौन सा पट्टी बांधे हैं, डायबिटीज क्योर, डायबिटीज फुट अल्सर हैज बीन क्योर्ड विथ एंथ्रासिनम आर्निका मोंटाना, चेंज द मेडिसिन लाइक दिस। ये वो कोई भी दवा आता है, जो दवा अपना सिम्टोमेटिक साइंस एंड सिम्टम के ऊपर रहता है, वो दवा दिए हैं, वो सक्सेस होते हैं। मगर कौन सा पट्टी बांधे हैं, सर्जिकली कैसा अप्रोच किए हैं, कौन सर्जिकली अप्रोच हुए हैं, या होम्योपैथी क्लिनिक में वो क्यूर किया गया, या पट्टी बांधना बाहर क्लिनिक में किया गया, वो बाहर क्लिनिक का पट्टी बांध के मैं इंटरनली दवा दिया, डायबिटीज के वास्ते उन्हें क्या दवा ले रहा था, उनका ब्लड शुगर कैसा कंट्रोल हुआ, ब्लड शुगर कौन कंट्रोल किए हैं, इंजरी कौन कंट्रोल किए हैं, ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन में आता है। मगर ये भी पढ़ाने वाले या आर्टिकल आपको जितने भी डायबिटिक फुट अल्सर्स का क्यूर है, वो आर्टिकल, वो ये मेडिसिन से डायबिटिक फुट आर्टिकल क्यूर हुआ, पिक्चर बिफोर ट्रीटमेंट, पिक्चर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, पिक्चर आफ्टर ट्रीटमेंट, टाइम लग गया 6 महीने। मगर उन्हें डायबिटीज को कौन सा इंग्लिश दवा दे रहा, कौन सा इंग्लिश डॉक्टर के नीचे वो ट्रीटमेंट में है, और पट्टी बांधने के बाद इंटरनल मेडिसिन कौन लिए हैं, पट्टी कैसा बांधे हैं, ये बताया नहीं जाता है आर्टिकल में। अब तक 3 आर्टिकल आए हैं, 3 आर्टिकल में यही जो क्यूर हुआ वो फोटो बताते हैं, हमने गैंग्रीन क्यूर किया, अरे गैंग्रीन कैसा किया, हमने ये इससे क्यूर किया, इससे डायबिटीज ये आया, वो रेफरेंस बोलते हैं, एक केस बताते हैं, एक केस क्यूर में नहीं आता। वहां क्या होता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में ये गैंग्रीन है, ये गैंग्रीन दवा से ट्रीटमेंट हुए तो हम करते हैं, पट्टी बांधे हैं 2 साल, 2 साल के अंदर अल्सर क्यूर नहीं हुआ तो ये बिग तो निकालना पड़ता है, वो सर्जिकली फ्रेश इंजरी बनाते हैं, वो पट्टी बांधने में उसको ऑटोक्लेव्ड टोटली एसेप्टिक प्रिकॉशन पट्टी बांधते हैं, और उसके बाद एक्यूट इंजरी करके एक्यूट सर्जिकल इंजरी को कम करते हैं। ये पार्ट जहां आपने आर्टिकल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, या होम्योपैथिक हॉस्पिटल में जो भी आर्टिकल लिखता है उसमें ये नहीं रहता कि उनका क्लिनिक में ये सुविधा है या नहीं है, सर्जिकल पट्टी बांधने का, ऑटोक्लेव्ड प्लास्टर बांधने का सुविधा है या नहीं है। एक आर्टिकल तो आता है, तो आर्टिकल में पेप्टिक या डायबिटिक फुट अल्सर कम होना वो नॉर्मल है, अपना थेरापिस्ट में डालते हैं, अपना थेरापिस्ट में भी अपन पढ़ते हैं, रेपर्टरी में भी पढ़ते हैं, मगर कैसा किया है कॉलेज में बताया नहीं जाता, आर्टिकल्स में भी बताया नहीं जाता, कॉलेज में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया नहीं जाता है। उससे क्या होता है, पेशेंट आउट ऑफ सर्जिकल फियर वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास आए तो होम्योपैथिक डॉक्टर उन्हें कॉलेज में उनको उनको ट्रेनिंग नहीं मिलने के वजह से एक्सटर्नली उन्हें पूरा मेडिसिन ट्राई करके वो केस को खराब करके अपना नाम भी बदनाम कर लेता है। ये है क्यूरेटिव वैल्यू समझने का। तो क्या क्यूर होता है, कैसा क्यूर होता है, इसके वास्ते बहुत पढ़ना पड़ता है। कॉलेज करिकुलम में पढ़ाई है मगर पढ़ाने वाले कोई नहीं है। और ये क्यूर इज डिफरेंट फ्रॉम रिकवरी। ये देखिए, क्यूर मतलब अभी मैं बोला हूं कि टोटल डिसअपियरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम, मगर वो रिकवरी नहीं होता है, जैसा हानीमन ने उनका सेकंड एफारिज्म में रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, नहीं रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ नहीं आया, उन्हें ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेने से वो क्यूर हो गया मगर उन्हें रिकवर नहीं हुआ, फार्मर स्टेट ऑफ द बॉडी नहीं आया, उसको कॉम्प्लिकेशन के वास्ते आफ्टर 4 to 5 years वो पेशेंट ने कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर ले रहे हैं, तो उसको क्यूर नहीं बोलते हैं, उसको रिकवरी नहीं बोलते हैं। रिकवरी मीन्स टोटली हीलिंग, टोटली बिकमिंग हेल्दी।
which means getting better and not abusing substances. रोजाना दवा लेते हुए मेरा डायबिटीज कंट्रोल में है, मेरा बीपी कंट्रोल में है, उसको क्यूर नहीं बोलते हैं, उसको सप्रेशन बोलते हैं। 24 आवर्स तक वो दवा का इफेक्ट रहता, 24 आवर्स के बाद फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी एबनॉर्मल पैथोलॉजी होके काम करता है। हाफ लाइफ ऑफ द एलोपैथिक ड्रग विल एग्जिस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स, उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं रहता। फिर वही ब्लड प्रेशर को होम्योपैथी का कुछ अपना इलाज या ट्रीटमेंट या रिसर्च किए हैं क्या? किए तो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स क्या किए हैं, कितना पोटेंसी कौन सा दवा देना है, कितने दिन के बाद दवा बदल के कंट्रोल करना है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर कुछ रिसर्च किए क्या? ये कहीं भी एक किताब में भी बताया नहीं जाता है और कॉलेज एजुकेशन में भी बताया नहीं जाता है। ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो एक्सपीरियंस, सपोज डॉक्टर साहानी साहब है, उन्हें ही विल प्रैक्टिस फॉर हिमसेल्फ बट ही कैनॉट एक्सप्लेन बिकॉज ही डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूट, उनको इंस्टीट्यूट नहीं है तो उन्हें बताना नहीं सकते हैं। मगर उनके पास बड़े बड़े केसेस जाते हैं और वो बड़े बड़े केसेस भी क्यूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया उनका एक्सपीरियंस थे, उन्हें सब समझ लेके ट्रीटमेंट दे रहा है। उसी वास्ते होम्योपैथी क्या होता है, इंडिविजुअलिस्टिक पॉपुलर होता है, इंस्टीट्यूशनल पॉपुलर नहीं होता है। जैसा एमबीबीएस डॉक्टर कहीं खेड़ा गांव में एमबीबीएस बोर्ड रख दिया तो हर एक पेशेंट जाता है, मगर होम्योपैथी में सिर्फ बोर्ड रखने से कुछ काम नहीं होता। जैसा सहानी साहब नाम कमा लिए हैं वैसा कमा लिए तो ही नाम कमा लिए तो ही वी कैन एस्टैब्लिश आवर प्रैक्टिस। तो ये है क्यों उन्हें वैसा एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि उन्हें बाहर आने के बाद फिर पूरा मेडिका ऑर्गनान सर्जरी गायनेकोलॉजी सब पढ़ लिया है, जो कॉलेज से सिर्फ सर्टिफिकेट लेके आया है। ए क्यूर इज व्हेन ए ट्रीटमेंट मेक्स हेल्थ प्रॉब्लम्स गो अवे एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कम बैक। क्यूर में क्या होता है, रिकवरी में क्या होता है, फिर जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो हेल्थ प्रॉब्लम अगर एक दफा चले गया है फिर वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं क्यूर। फॉर एग्जाम्पल टू ट्रीट एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट क्या है, यहाँ स्पर्कैल्केनियम बोलते हैं, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्पेशल क्रीम्स पाउडर्स स्प्रेस दैट किल द फंगस एंड दैट काजेस द इन्फेक्शन। एथलेटिक फुट में इन्फेक्शन होता है, स्पर्कैल्केनियम में भी इन्फेक्शन होता है। एथलेटिक फुट में क्या होता है, पेन ज्यादा होके फुट का अल्सर ज्यादा होके क्रीम्स एंटीबायोटिक सब देते हैं, मगर स्पर्कैल्केनियम में इंटरनल मेडिसिन देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, तो वे फिजियोथेरेपी से ठीक होके फिर नॉर्मल होना चाहिए। एथलेटिक फुट में भी अल्सर्स एवरीथिंग नॉर्मल होने के बाद पेशेंट फिर शू पहन लेके उनका एथलेटिक्स का प्रोग्राम करना होता है। तो ये अपन कर सकते या नहीं कर सकते ये समझ लेना है, उसको क्यूरेटिव बोलते हैं। अब आप फॉर उसके बाद हानीमन ने सेकंड एफारिज्म 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 में he talked profusely about cure। उसके बाद क्या किए हैं, 70 to 104 एफारिज्म में उन्हें क्रॉनिक डिसीजेस का क्लासिफिकेशन किए हैं हानीमन। वो क्लासिफिकेशन अगर अच्छा पढ़ाया गया क्लासरूम्स में और प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल सेंस में एक डिसीज डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस और सम अदर हाइपरटेंशन और सिरोसिस ऑफ लिवर, जो भी एक केस लेके उसको कितने दिन में पैलिएट कर सकते हैं, वो क्यों क्यूर नहीं होता, क्यूरेबल डिसीजेस क्या है, ये होम्योपैथी में पढ़ाया नहीं जाता है। ये कॉलेज स्टडीज में पढ़ाया नहीं जाता है। सपोज उसमें क्या है, क्रॉनिक डिसीजेस में इंडिस्पोजिशन, सर्जिकल डिसीज, डायनामिक डिसीज और डिसीज प्रॉपर। वो डिसीज प्रॉपर में क्या है, वी विल टेक अप ओनली डिसीज प्रॉपर। डिसीज प्रॉपर में क्रॉनिक डिसीजेस, एक्यूट डिसीजेस। आज अपन एक्यूट डिसीज के बारे में नहीं जाएंगे, आज अपन सिर्फ ये क्रॉनिक डिसीज के बारे में जाएंगे। ये क्रॉनिक डिसीज में क्या होता है उसको बोलते हैं कि डिसीज विथ फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम्स। ये डिसीज विथ फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम में क्या होते हैं, नॉन मायाजमेटिक क्रॉनिक डिसीज भी रहते हैं, मायाजमेटिक क्रॉनिक डिसीजेस भी रहते हैं। और उसमें क्या होता है, डिसीजेस बट विथ फ्यू सिम्टम्स, उसमें लोकल डिसीजेस आते हैं
वन साइडेड डिसीज होते हैं। ये वन साइडेड डिसीज अगेन, ये डिसीज विथ फ्यू डेवलप्ड सिम्टम, उसमें क्या है, वन साइडेड डिसीज, डिसीज विथ मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम डिसीज वो है वन साइडेड, नॉन मायाजमेटिक और वन साइडेड। एग्जाम्पल इनसैनिटी, स्किजोफ्रेनिया। मेंटल कंडीशन यूजुअली मैंने देखा कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मेंटल सिम्टम्स, वो बोलते हैं कि मेंटल सिम्टम्स बहुत अच्छा दिया है। डॉक्टर हानीमन ने 141 एफआरिज्म में बहुत डिस्कस किया है। वो 141 एफआरिज्म में उन्हें वन साइडेड डिसीज के बारे में डिस्कस किया है, उन्हें मेंटल डिजार्डर के बारे में डिस्कस किया गया है, जो सप्रेस पैलिएशन होता है उसके मेंटल डिजार्डर के ऊपर काम किया है। मेंटल सिम्टम्स आर हिज पर्सनालिटी ड्यूरिंग द केस टेकिंग, उनका क्या मेंटल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, हाउ ही रिएक्ट्स इन द सोसाइटी, हाउ ही रिएक्ट्स टू हिमसेल्फ, हाउ ही रिएक्ट्स इन हिज फैमिली, एंड उनका रिएक्शन के वजह से हाउ ही स्टेस, हाउ ही कंटिन्यूस हिज लाइफ विद डिसीज, उसमें क्या होते हैं, वो मोडालिटीज में मेंटल सिम्टम्स बोलते हैं। मगर यूजुअली होम्योपैथिक डॉक्टर्स, कई इवन बड़े बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर्स वो एग्जाम्पल देते हैं 141 एफआरिज्म। 141 एफआरिज्म जो है, जो मेंटल डिजार्डर्स का है, फॉर एग्जाम्पल स्किजोफ्रेनिया। ये स्किजोफ्रेनिया के बारे में आप, इफ यू रीड केंट में टीडा मेडिका में ट्यूबरकुलम मेडिसिन में, स्किजोफ्रेनिया ट्यूबरकुलम ट्यूबरकुलोसिस सप्रेशन विल लीड्स टू स्किजोफ्रेनिया, ये बहुत बड़ा, देखिए केंट 1926 में लास्ट उनका केंट लेसर राइटिंग्स और लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी केंट का आया है 1926 में। जब इतना ट्यूबरकुलोसिस के बारे में डेवलप नहीं हुआ था, तब सप्रेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लीड्स टू स्किजोफ्रेनिया, और वो लेटेस्ट थियरी है, एनी इन्फेक्शन पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलोसिस एंड एड्स कंट्रोल और सप्रेशन विल लीड्स टू डोमिनेंस एंड इट विल लीड्स टू स्किजोफ्रेनिया और मेंटल डिजार्डर बोल के जस्ट 3 साल के नीचे अपडेट थियरी आया है। कैसा ये केंट समझा कि ट्यूबरकुलम बारे में, और कैसा स्किजोफ्रेनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस गोस हैंड इन हैंड, कैसा उन्हें ट्यूबरकुलम एलएम पोटेंसी में देने के वास्ते उन्हें हाउ ही इंस्ट्रक्टेड, ये सब बियॉन्ड साइंस है। वन कैनॉट एक्सपेक्ट दैट ही, वो है नॉलेज अपना प्रीडिसेसर्स का, कि कैसा किया है उन्हें केंट। उन्हें neither he has seen tubercular bacteria nor he has seen schizophrenia total case, मगर उन्हें बोला है कि suppression of tuberculosis will leads to schizophrenia and schizophrenia is one sided disease, वो क्यूर नहीं हो सकता। तो लोकल डिसीजेस में आते हैं, ये है वन साइडेड डिसीज, और उसमें ये भी पढ़ाया नहीं जाता है। तो हर एक मेंटल सिम्टम और मेंटल डिसीजेस में स्टूडेंट्स को यूजुअली होम्योपैथी कॉलेजेस में कंफ्यूज किया जाता है। बहुत अच्छे करिकुलम है जो होम्योपैथी कमीशन ने करिकुलम किया है, बहुत एक्सलेंट करिकुलम किए हैं, मगर वो कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है। कॉलेजेस में पेशेंट को ठीक ढंग तरीके से बता के उनको कैसा, जैसा एलोपैथिक हाउस सर्जन में वो लोगों को चॉइस मिलता है, होम्योपैथी हाउस सर्जन को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देने का चॉइस नहीं मिलता है, और लिमिटेशन बताया नहीं जाता है। और लोकल डिसीज में आते हैं सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल डिसीज, ये आप सब लोग जानते हैं, उसके ऊपर मैं इतना स्ट्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं आता हूँ कि व्हाट इज क्यूर एंड व्हाट इज क्यूरेटिव, ये क्या है। 5 डिसीजेस दैट आर फुल्ली ट्रीटेबल, ये देखिए, वहां एलोपैथी में भी बोल दिया गया है, इधर होम्योपैथिक क्वालिफिकेशन में भी ये क्या है, एलोपैथी में एंटीबायोटिक से क्यूर होता है। ये 5 डिसीज मच इन द वर्ल्ड आर ट्यूबरकुलोसिस, एक जो है, जैसे जितने भी लोग आज मर जा रहे हैं, जो पब्लिक को इफेक्ट किया जा रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड में, एक जो है ट्यूबरकुलोसिस, एंड दूसरा सेकंड वन इज HIV एड्स, तीसरा मलेरिया साउथ अफ्रीका में, फोर्थ कोविड-19, कितने लोग एंडेमिक और पेंडेमिक से मर गए हैं। फिफ्थ वन इज कलरा, कलरा आज भी साउथ अफ्रीका में, केन्या, घना, जिम्बाब्वे, वहाँ कलरा नॉर्मल है, जैसा 1960s 70s में हिंदुस्तान में होता है, वहाँ अब कलरा नॉर्मल है।
अब पेंडेमिक आया है कोविड, थ्रू आउट वर्ल्ड में कई लोग मर गए हैं और अपना स्टडीज वहाँ किए हैं, मगर अपना स्टडीज जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन अब तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, मगर ट्रीटमेंट क्यूर पेशेंट ट्रीटिंग कोविड गवर्नमेंट में एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अपने लोग अपने आर्टिकल छपाते हैं और कहीं भी साइंटिफिक एनालिसिस जैसा कि देने के बाद क्या इम्यूनोलॉजी में चेंजेस आते हैं, कैसा चेंजेस आते हैं, साइटोकाइन्स में कैसा इफेक्ट होता है, ये सब स्टडी किया। सिर्फ वो आर्सेनिक का स्टडीज इससे पहले किया गया है, वो स्टडीज का एग्जाम्पल जैसा आर्सेनिक प्रूविंग, आर्सेनिक इससे पहले 10 साल पहले कोविड से पहले, कोविड इफेक्ट होने से पहले जो साइटोकाइन्स के ऊपर, जो ईसिनोफिल के ऊपर, जो इफेक्ट एंटीबॉडीज के ऊपर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में किया गया है, वही एग्जाम्पल सेंट्रल काउंसिल ने कोड किया। मगर आर्सेनिक लेके स्टडी करके उसमें क्या हो रहा, स्टडी अपने को गवर्नमेंट तरफ से गवर्नमेंट ने एलाउ नहीं किया कोई किसी, या उसमें कोई इसमें ही कोविड का या क्या नो सोड इम्प्रूव किया, वैसा स्टडीज नहीं है, वैसा स्टडीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बैंड है कोविड नो सोड। और उन्हें इग्नोरेंस से क्या किया है, उन्हें आर्टिकल में लिखा है 2000 पर्सन्स हैव बीन प्रूव्ड। जब 2000 पर्सन्स को कोविड का नो सोड दिया गया है, जब ऐसा स्ट्रिक्ट लॉस थे कि इवन अरेस्ट भी हो सकते थे, क्योंकि वैसा स्प्रेड करना वो गैर जिम्मेदारी होता है, वो अकॉर्डिंग टू लीगली मॉरली नॉट अलाउड है। तो कोई किसी का स्टडीज तब तक मेडिकल रिव्यू जर्नल में पब्लिश नहीं होता है तब तक भरोसा नहीं करना है, वो पब्लिश करने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पॉन्सिबली सोशली रेस्पॉन्सिबल, वो सोशली रेस्पॉन्सिबल जर्नल्स होते हैं होम्योपैथी में भी, उसमें पब्लिश हुए तो ही मान लेना है। कोविड एक थियरी बना के वो थियरी को ये अप्लाई होने का चांसेस है, दिस इज माय आइडिया, दिस इज माय हाइपोथेसिस, वैसे आर्टिकल्स कहीं आए हैं मगर रियलिटी आर्टिकल्स कहीं भी नहीं है, तो कोई भी भरोसा करने का जरूरी नहीं है। तो 10 टॉप डेडलीस्ट डिसीज क्या है, 10 डिसीजेस जो दुनिया में है, ये पढ़ा ही नहीं जाता होम्योपैथिक डॉक्टर्स को। टॉप 10 इस्कीमिक हार्ट डिसीज। अब इस्कीमिक हार्ट डिसीज को क्या दवा देना, इस्कीमिक हार्ट डिसीज दवा देने से पहले अपने को सोसाइटी में एक कंपटीशन रहता है। वो कंपटीशन है कि एलोपैथिक डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो पल्मोनरी सर्जन एंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन और स्टंट पास करना, बाईपास सर्जरी करना। तो ये डिसीज अपन ट्रीट करने से पहले अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में वो मालूम कर लेना है। वो मालूम कर लेके अपने पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या है उसको ट्रीटमेंट करने का है। सपोज उनको हार्ट अटैक आया, कोई होम्योपैथी डॉक्टर के पास लेके आया, होम्योपैथी डॉक्टर को एक 10 बेड का हॉस्पिटल है, तो उन्हें कैसा अप्रोच करना, नंबर 1 उनको ऑक्सीजन देना, नंबर 2 इस्कीमिक हार्ट डिसीज में जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक उसको कम करना चाहिए या उसको ब्लॉक नहीं होने का वैसा दवा चाहिए। ये है एलोपैथिक स्टडीज। अपने पास वैसा नहीं है, जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो सिम्टम के ऊपर देना है, तो वो सिम्टम के ऊपर देने के वास्ते क्या दवा लेना है, ऐसे स्टडीज होम्योपैथी में नहीं किया गया है। तो उसको होम्योपैथी उसी वास्ते बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन इस्कीमिक हार्ट डिसीजेस में एविडेंस बेस्ड नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। इस्कीमिक हार्ट डिसीज होम्योपैथी में कम नहीं होते तो उसका मतलब होम्योपैथी अनसाइंटिफिक नहीं है। कई डिसीजेस एलोपैथी में भी क्यूर नहीं होते हैं, तो उसका मतलब एलोपैथी अनसाइंटिफिक सिस्टम है क्या, ये कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है। व्हाट इज क्यूरेटिव इन डिसीज वो पढ़ाया। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, स्ट्रोक, स्ट्रोक के बारे में, स्ट्रोक में 2 वेराइटी होते हैं, एक जो है इस्कीमिक ट्रांस इस्कीमियल अटैक्स, TIA बोलते हैं, दूसरा जो है कंप्लीट स्ट्रोक, अनकॉन्शियसनेस, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। तो अपन मेडिसिन अगर मटेरिया मेडिका लेके पढ़े तो स्ट्रमोनियम से लेके, ओपियम से लेके, नक्सवामिका से लेके एवरी दवा वहां लिख के रहता है। क्यों मटेरिया मेडिका में ऐसा लिखा है, क्यों अपना ओरिजिनल मटेरिया मेडिका प्यूरा में वो सिम्टम नहीं है, ये कोई पढ़ाता नहीं कॉलेजेस में।
ये जो है मटेरिया मेडिका बिल्टअप करके अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस से डॉक्टर्स ने मटेरिया मेडिका बनाए हैं। मगर मटेरिया मेडिका प्यूरा में वैसा सिम्टम्स नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रूव्ड सिम्टम रहता है। प्रूव्ड कितने ऊपर ये भी नहीं पढ़ाते हैं। ड्रग प्रूविंग के बारे में पहले व्हाट इज अप्रूवर, हाउ मेनी अप्रूवर्स आर नीडेड, हेल्दी अप्रूवर्स कौन कौन है, ये सब बता रहे हैं। मगर वही दवा दे के प्रूव करे हैं जब अपना मटेरिया मेडिका प्यूरा कैसा बनाया गया है। हानीमन के शिष्य थे 56 पीपल, वो 56 पीपल के ऊपर उन्हें दवा प्यूर करता था। एक दिन 46 आते थे, एक दिन 56 आते थे। वो जमाने में जो साइंटिफिक काम है वो किया है, मगर वो जमाने का काम आज अप्लाई साइंटिफिक वर्ल्ड में नहीं कर सकते हैं। उसके वास्ते रीप्रूविंग होना चाहिए। रीप्रूविंग किसी भी दवा को क्लिनिकल रीप्रूविंग करने के वास्ते एथिकल कमिटी एलाउ नहीं करते हैं, उसको एनिमल प्रूविंग के ऊपर लेके जाना चाहिए। एनिमल प्रूविंग के बारे में 1965 में अपॉर्चुनिटी आया था, मगर अपने लोग डर के एनिमल प्रूविंग नहीं किए हैं। अगर एनिमल प्रूविंग आज के जमाने में नहीं करके क्लिनिकल प्रूविंग में गए तो उसको साइंटिफिक सिस्टम नहीं माना जाता है, उसको ट्रेडिशनल सिस्टम माना जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम और साइंटिफिक सिस्टम में बहुत फर्क है। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, होम्योपैथी ट्रेडिशनली कमिंग और इससे क्यूर आया है, सोसाइटी को ये हेल्प कर रहा है, तो इसको हम रखेंगे सोसाइटी में। मगर इसको साइंटिफिक सिस्टम नहीं कहा जाता है, क्योंकि WHO में ट्रेडिशनल सिस्टम का एक ब्रांच है, मॉडर्न मेडिसिन का एक ब्रांच है। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्यूर आ रहा है, मगर वो कितना हद तक साइंटिफिक है किसी को नहीं मालूम। तो उसी वास्ते आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, तिबेटन मेडिसिन, खैरोपैथी, एवरीथिंग कम्स अंडर ट्रेडिशनल मेडिसिन। वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में असर है, उससे जब तक नुकसान नहीं होता है तब तक वी कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे कुछ साइड इफेक्ट आया वो छोड़ के साइंटिफिक सिस्टम में ले जाना है। यही हिसाब किताब से आजकल इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी होम्योपैथी का OPD खुला गया है, क्योंकि उन लोगों के सामने होम्योपैथी का दवा हम देते हैं तो उससे क्या होता है, जो क्यूर हो, पेशेंट्स तो आते रहते हैं, OPD रहता है, जो क्यूर होता है वो रख लेते हैं, जो नहीं क्यूर होता है वो MBBS डॉक्टर के पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या जिपमेर या एनीवेयर ये काउंटर से लेके वो काउंटर को भेजना ही होता है। क्योंकि अपना स्टडीज जो अपन स्टडी करते हैं वो डिफेक्टिव कॉलेज एजुकेशन है। और मैं एक बोलता हूँ, आप थोड़ा मुझे माफ करना है, ये साल में भी WHD वर्ल्ड होम्योपैथिक डे ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें एनिमल प्रूविंग को नहीं मानते हैं, मगर वेटरनरी साइंस को इम्प्रूव करते हैं। जब वेटरनरी साइंस में होम्योपैथी इतना सक्सेस हो रहा तो एनिमल प्रूविंग लेने के वास्ते इन लोगों को क्या दिक्कत था, कुछ नहीं था। मगर जो प्लानर्स है, जो प्लानिंग है, जो थिंक टैंक होम्योपैथिक डॉक्टर हायर लेवल में बैठे हैं, उन लोगों को प्लानिंग नहीं था, उन लोगों को डेयरनेस नहीं था। कहीं है अपने सहानी साहब के वैसा, कहीं डॉक्टर उन लोगों का नॉलेज यूटिलाइज नहीं किए हैं। तो यूटिलाइज नहीं करने से ये WHD में भी बीटिंग अराउंड द बुश, वेटरनरी से होम्योपैथी एज ए वेटरनरी साइंस, होम्योपैथी फॉर एंटीबॉडीज, होम्योपैथी इज नानो टेक्नोलॉजी। अरे अपने को चाहिए होम्योपैथी इन एनिमल प्रूविंग। जब एनिमल प्रूविंग में एक भी सिम्टम आता है वो क्लिनिकल प्रूविंग में कन्वर्ट हो जाता है। पैराट्स को ले लो या मंकीज को ले लो, कहीं एनिमल प्रूविंग के वास्ते जॉब वर्क दियो लेबोरेटरी को देना चाहिए, जॉब वर्क लेना चाहिए। वो कोई होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान में ही होम्योपैथी बहुत साइंटिफिक, मॉडर्न और एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, और कहीं भी कंट्री में कहीं भी नहीं है। मगर अपने लोग बाहर जाके पढ़ के आते हैं, बाहर ट्रीटमेंट देते हैं। सिर्फ ब्राजील, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के बगैर कहीं होम्योपैथी कॉलेजेस में नहीं है। तो अपने लोग जाके वहां से लंदन जाके सर्टिफिकेट लाते हैं। लंदन में इसको इट इज नॉट बैंड बट इट इज नॉट नोन एज साइंटिफिक, वो ट्रेडिशनल सिस्टम में आता है। लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, वो टॉप 10 डिसीज किससे, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, ट्राकिया ब्रोंकस एंड लंग कैंसर्स। और
लास्ट जो है डायबिटीज हाइपरटेंशन, डायबिटीज ग्लूकोमा, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक फुट अल्सर्स, डायबिटिक पेप्टिका, डायबिटिक ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटिक ब्रेन स्ट्रोक एंड डायबिटिक हार्ट इस्कीमिक हार्ट डिसीज, डायबिटिक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड डायबिटिक डेथ। इसके बारे में अपना होम्योपैथी में क्या है, डायबिटीज के बारे में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या है, प्री डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं या डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो कोई समझाया नहीं गया है। तो उसी वास्ते सोसाइटी में आने के बाद होम्योपैथी डॉक्टर को इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि आउट ऑफ सपोज अपने गांव में या अपना शहर में या अपना मोहल्ला जहां मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहां एक 10,000 पेशेंट्स है तो 5,000 पेशेंट जो है डायबिटीज के होते हैं। डायबिटिक रेशियो 1:4 हो गया है। सपोज 100 पेशेंट्स कोई अपना ओपीडी को आते हैं उसमें 40 लोग डायबिटीज के होते हैं। तो ये डायबिटीज को कैसा मैनेज करना, ठीक है डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये मैनेज करने का जरूरी नहीं है, मगर क्या डिसीजेस कम होते हैं वो भी नहीं समझाया जाता है। विच आर क्यूरेबल विथ होम्योपैथी, विच आर बीइंग पैलिएटेड बाय होम्योपैथी, विच आर बीइंग सप्रेस्ड बाय होम्योपैथी, विच आर बीइंग मैनेज्ड बाय होम्योपैथी, ये ऐसा स्टडीज अब तक होम्योपैथिक करिकुलम में नहीं आया है और होम्योपैथिक इनपेशेंट हॉस्पिटल्स को डेवलप नहीं किया गया है। और जब एथिकल कमिटी अप्रूव नहीं करता है तो वहां हम एलोपैथी डॉक्टर का हेल्प लेंगे बोल के कोई भी होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन नहीं किया है, तो उसके वजह से अपन पीछे पड़े हैं। ये और एक ये टॉप 10 डिसीज में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अल्ज़ाइमर्स डिसीज, ये अल्ज़ाइमर्स डिसीज ओल्ड एज में आता है, वो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये सब डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कहाँ रहता है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। यूजुअली क्या होता है, डिहाइड्रेशन, डायरियल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, स्नेक बाइट्स एक्सीडेंट्स। सी अपना अपन पुराना मटेरियल का कहीं बैठे तो स्नेक बाइट्स आते हैं, मगर स्नेक बाइट्स ट्रीट करना वो एक एथिकली अपने पास अप्रूवल नहीं है, वो मेडिको लीगल केस भी होता है। अगर गांव में होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा है कोई पेशेंट आता तो फर्स्ट एड कर सकते हैं मगर स्नेक बाइट्स का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट दिया गया है, अगर पेशेंट मर गया तो पनिशमेंट बी गिवन टू होम्योपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदा डॉक्टर, वो जो अटेंड कर रहा उसको लग जाते हैं। तो इसके वास्ते पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई कॉलेज में नहीं देते हैं। ये डिसीजेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप पैलिएट कर सकते हैं आप। और ये सिर्फ एक मदर एंड चाइल्ड में लेबर में एक किताब लिखा गया है, उसमें हाउ टू कंट्रोल हाउ टू डिलीवर, उसमें क्या हुआ एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है। बाकी कौन सा भी डिसीजेस में फाइनल ईयर में होने दीजिए या वो पोस्ट ग्रेजुएट में होने दीजिए, कोई भी किताब ऐसा नहीं है कि वहाँ एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जो होम्योपैथिक डॉक्टर को बताया जाता है ताकि वो पास होने के बाद अगर क्लिनिक रख लिया तो उनको सिरोसिस ऑफ लीवर वो क्यूर होता, पैलिएट होता, सप्रेशन होता या मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी तक कोई भी, मैं जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को देखा हूँ बहुत कम, एक 10% होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है वो जानते हैं कि इसको मैनेजमेंट जरूरी है। तो उसको कैसा मैनेजमेंट देना वो ट्रेनिंग अपने कॉलेजेस में नहीं दिया जाता है। वहाँ एलोपैथी में उसको बोलते हैं कि ये ऐसा मैनेज करना, हमारे पास आए हैं 2 साल से 15 साल तक डिपेंडिंग अपॉन ट्रीटमेंट आदमी जी सकता है, तो हम देते हैं इसको। कहीं भी दवा टर्मिनली इल इसको दवा नहीं है। यही पढ़ाई होम्योपैथी में पढ़ाया नहीं जाता है, यही ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, यही डिहाइड्रेशन के बारे में। आप ऐसा डिहाइड्रेशन के वास्ते 100 एंड 100 दवा दे, उसके बाद अगर जरूरी पड़े तो उनको पूरा सोडियम का या ग्लूकोज का ड्रिप दे दो, ऐसा मैनेज करो, ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में, सीओपीडी में ऐसा आपके पास बहुत अच्छे दवा हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। आप सिस्टम को इंटीग्रेटेड करके एंटीबायोटिक्स और आपका एंटी एलर्जिक जो होम्योपैथी में आर्सेनिक, आर्सेनिक आयोड, एंटीमोनियम टाटानिकम, एंटीमोनियम क्रूडम, इपिकाक, हेपार सल्फ,
फास्फोरस, साइलिश, या जितने भी बहुत अच्छे दवा हैं आप यूटिलाइज कर लीजिए। और यू काइंडली कम विद अस हैंड इन हैंड बोल के एलोपैथिक डॉक्टर भी अपने को नहीं समझाता है। और अपना इंटीग्रेटेड मेडिसिन में करिकुलम में व्हाट इज क्यूरेटिव टूवर्ड्स डिसीज, क्यूरेटिव टूवर्ड्स डिसीज ड्रग साइड तो आप मेटीरिया मेडिका पढ़ रहे हैं। और आपका मेटीरिया मेडिका में भी सब सपोज ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में ऐसा है कि पैरालिसिस ऑफ लंग्स लिख के रहता है एंटीमोनियम क्रूडम में। अरे पैरालिसिस ऑफ लंग्स पेशेंट कितने क्यूर किए हैं, कैसा वेरीफाई किए हैं, कैसा मटीरिया मेडिका में छपाए हैं, कैसा वो रिपर्टरी में आ रहा है। पैरालिसिस ऑफ लंग्स कोई मटीरिया मेडिका प्यूरा में कोई प्रूव किया क्या, ये कोई सच्चाई बोलने के वास्ते कोई नहीं है। पैरालिसिस ऑफ लंग्स पेशेंट में उसको रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन कोलैप्स होके उन्हें ऑक्सीजन पे रहता है, उन्हें वेंटिलेटर पे रहता है, उन्हें नॉर्मल होश में रहता ही नहीं, तो उसको सिर्फ पैरालिसिस ऑफ लंग एंटीमोनियम क्रूडम क्यूर किया क्या। ये 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 वर्ड कैसा रखे हैं कोई सोचता नहीं होम्योपैथी में। तो ये बुक्स WHO वाले एलोपैथी वाले पढ़ के अरे पैरालिसिस ऑफ लंग्स, अरे पेशेंट विल बी ऑन स्टेबलाइजर, पेशेंट विल बी ऑन वेंटिलेटर्स, हाउ यू ट्रीट इट। पैरालिसिस कैसा आया, एक लंग पैरालिसिस आए तो विदाउट पैरालिसिस अदर स्ट्रोक सिम्टम रहना चाहिए। एंटीमोनियम क्रूडम में एक स्ट्रोक सिम्टम भी नहीं रहता है, मगर एंटीमोनियम क्रूडम मटीरिया मेडिका पढ़े तो नॉन वेरीफाइड एक वर्ड लिखा जाता है पैरालिसिस ऑफ लंग्स। कोई भी मटीरिया मेडिका लिखे हैं पैरालिसिस ऑफ लंग्स वो जरूर लिखते हैं। क्यों वैसा लिखते हैं, कहाँ देखे हैं पैरालिसिस ऑफ लंग्स पेशेंट। अगर पैरालिसिस ऑफ लंग्स पेशेंट जाना है तो ICU में जाके देखे तो तब मालूम होता है कि एंटीमोनियम क्रूडम इज इनअप्रोप्रिएटली एडेड इन आवर मटीरिया मेडिका फॉर पैरालिसिस ऑफ लंग्स। ऐसा कोई आपको इतना डेरनेस से कोई होम्योपैथी को, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मगर सेल्फ एनालिसिस ये पढ़ाई जो है होम्योपैथी में क्यूरेटिव एस्पेक्ट में नहीं है। तो ये सब सिखाना पड़ता है, सीख लेना पड़ता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स काज्ड बाय म्यूटेशन, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट पैलेट होम्योपैथी में क्यूर नहीं होता है। इम्परफोरेट एनस है, क्यूर नहीं होता है। स्क्विंट, प्री ऑरिकुलर सिस्ट, प्री ऑरिकुलर सिस्ट कान के पास छोटा होल होता है, वो होल होम्योपैथी का आफ्टर बर्थ वो बर्थ डिफेक्ट है। वो सब जेनेटिक जीन्स का म्यूटेशन का इरेगुलरिटीज है, वो सब सर्जिकल डिसीजेस पे थोड़ा कम हो जाते हैं। और डेंटल स्ट्रक्चर, एक टीथ के ऊपर और एक टीथ आता है, उसको होम्योपैथी दवा काम नहीं करता है। ये भी नहीं समझाया जाता है। पेशेंट क्लिफ्ट पैलेट वाला आता सर्जरी से डर के, उसको मोटिवेट करना पड़ता है कि ये सर्जरी जरूरी है, ये आपको ट्रीटमेंट नहीं होता। और आजकल आप गलत नहीं समझना, ऑटिज्म का बहुत बड़ा चले जा रहा है कि ऑटिज्म कर सकते हैं, नहीं उसको मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं। प्यूबर्टी लेवल तक अगर मैनेज कर लिया गया तो उसका सिम्टम एफिनिटी थोड़ा कम होता है। मगर होम्योपैथी में बोलना शुरू हुआ कि ये जेनेटिक इफेक्ट होता है, ऑटिज्म टोटली क्यूर होता है। कैसा क्यूर होता है, क्योंकि वहाँ मिशनरी इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर नहीं है, बाहर से मैनेजमेंट करने का है। तो ये म्यूटेशन ऑफ द काजेस ऑफ प्रोटीन नॉट वर्क प्रॉपरली, जीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, हेरिडिटरी आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो पेरेंट टू चाइल्ड आता है, वो डिसीजेस क्यूर नहीं होता है, ये पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसमें क्या क्यूर होते हैं, डाउन सिंड्रोम नहीं होता है, इसमें 21 क्रोमोसोम का रहता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, बॉडी प्रोसिस ये भी नहीं होता है। ये हचिंसन डिसीज इनहेरिटेड कोरिया आता है, हचिंसन डिसीज टिपिकली स्टार्ट एट द एज ऑफ 30, ये क्यूर नहीं होता है, ये भी समझाया नहीं जाता है। मस्कुलर एट्रोफीज, मस्कुलर डिस्ट्रफीज, जब मजिल्स डूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रफी एट्रोफी, ये भी पढ़ाया नहीं जाता है। जो मस्कुलर डिस्ट्रफी एट्रोफीज OP में रिसीव करना कॉमन है, क्योंकि वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसको हाउ टू मैनेज कि मस्कुलर डिस्ट्रफीज आ रहे हैं, वो 10 ईयर्स में 5 ईयर्स में टोटली एट्रोफी होते हैं, उसको 5 ईयर्स से 6 ईयर्स तक कैसा टाइम प्रोलॉन्ग करना है, 10 ईयर से 15 साल तक कैसा प्रोलॉन्ग करना है, वो स्टडी करना है। उसके वास्ते मैनेजमेंट ड्रग्स देना चाहिए। मगर होम्योपैथी में बोल दिया जाता है कि वो क्यूर होता, एलोपैथी डॉक्टर को कुछ नहीं मालूम, न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में इसको दवा नहीं रहता है, वैसा नहीं रहता है।
अपना आर्गनान 72 एफआरिज्म टू 104 एफआरिज्म में हानीमन ने क्लियर कट बताया है डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज, सिंगल डिसीज, कंपाउंड डिसीज। सिंगल डिसीज होता है सोरा सिफिलिस साइकोसिस और कंपाउंड डिसीज होता है सोरोसाइकोटिक, साइकोसोरोटिक, सोरोसिफिलिटिक, सोरोसिफिलिटिक साइकोटिक, सब कॉम्बिनेशन होते हैं। और व्हाट इज क्यूरेटिव? सिकल सेल एनीमिया नॉट क्यूरेटिव। इन्फेक्शंस जो सेफलोकोकस बैक्टीरिया से सेप्टिसीमिया होता है, वो सेप्टिसीमिया भी क्यूर नहीं होते, राइट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी देना है। सर्जिकल डिसीज, सर्जरी करना है, डेफिनेटली सर्जरी करना है। सपोज होम्योपैथी में क्या क्यूर किया जाता है उसके बारे में भी सिस्टमेटिक स्टडीज नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंजंक्टिवाइटिस, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, टॉन्सिलाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडीज, early stages childhood bronchial asthmas, peptic ulcer, irritable bowel syndrome, fourth grade piles, second grade piles, और कई डिफरेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स, सोरियासिस, स्काल्प सोरियासिस, ये सब क्यूर हो जाते हैं। इसके बारे में जो क्यूर होता उसको बहुत पढ़ के, जो क्यूर नहीं होता उसको समझा के पेशेंट को नहीं बोलते हैं। उसी वास्ते मैंने ये आज टॉपिक लिया है, व्हाट इज हाँ क्यूरेटिव, सर, व्हाट इज मैंने ओके जी, डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर प्रकाश, हाँ जी, हाँ हम लोग के पास थैंक यू केवल वेरी 2 मच। मिनट, मैं 2 इसके मिनट साथ हाँ बंद करना अभी 2 पड़ेगा, 2 मिनट मिनट बाकी हैं। क्यूर, जी। organon of medicine device, removal of inimical influences, palliation, temporary removal of the disagreeable sensations, suppression, removal of the external manifestations, recovery, partial cure of illness, ये सब होम्योपैथी में अप्रूव्ड है। इसके ऊपर स्ट्रेस करके अपन फिजिशियन को और स्टूडेंट को बता के, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के, जो लिमिटेशंस बता के, उसके लिमिटेशन के साथ साथ जो होम्योपैथी का अपर हैंड भी बता के, अगर उनको एविडेंस मेडिसिन के बारे में उनका कॉलेज में सिखा दिया गया तो होम्योपैथी विल बी रियली साइंटिफिक। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ मेरा लेक्चर क्लोज करता हूँ, थोड़ा आप डिस्कशन के वास्ते जाएंगे। हाँ, थैंक यू डॉक्टर प्रकाश राव, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और आपने हाईलाइट्स किया है कि एजुकेशनल जो फैसिलिटीज है वो थोड़ा सा हम लोग के यहाँ लैकिंग है, जिसको कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और हम सभी कॉलेज वाले को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सभी जानते हैं। सर आप अपना पीपीटी को भी हटा दीजिए, है ना, पीपीटी को रिमूव कर दीजिए। यस सर। तो इसमें अभी हम लोग को इस पर काफी काम करना है और अभी मैं देख रहा हूँ कि नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी ने इस पर काफी काम किया है और इन्होंने जो टीचिंग प्लान ये सब बनाया है, तो आने वाला समय के लिए हम लोग होपफुल ऑप्टिमिस्टिक रहें और ऐसा बदलाव आएगा, क्योंकि हम लोग एलोपैथी और होम्योपैथी को कंपेयर करने में एलोपैथी वेल एस्टैब्लिश्ड है और होम्योपैथी डेवलपिंग साइंस के रूप में हम लोग के सामने में आ रहा है। तो इसलिए हम लोगों को इस पर सभी कोई मिल करके सोचते रहेंगे और आप जैसा आपने प्रेजेंट किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को आपने प्रेजेंट किया है और मुझे लगता है कि सभी को ये अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोग पर समाप्त होता है। डॉक्टर प्रकाश राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग के सेशन में आए और हम आप इसमें। सो डॉक्टर अंकिता, नाउ यू कैन हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर धनेश फॉर इंग्लिश सेशन। थैंक यू सो मच प्रकाश सर, और जितने भी सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सभी को धन्यवाद। और यहाँ पे हमारा 7 से 8 का हिंदी सेशन समाप्त होता है और धनेश सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो इंग्लिश सेशन के लिए मैं माइक उनको हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सर।